नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अध्ययन कर रहे हैं संवाद सेतु के अंतिम अध्याय का, जिसके 2 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और वार्ता का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे डायरी का, डायरी लेखन। देखो डायरी क्या होती है, मैं आपको संक्षिप्त रूप से पहले बताना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई लेखक अपने रोजाना के अनुभवों को शब्दों में पिरोने का कार्य शुरू कर देता है, एक डायरी में लिखना शुरू कर देता है कि आज की दिनांक में मेरे साथ ये घटना घटित हुई या मैंने ये नया अनुभव प्राप्त किया, यानी प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी में लिखने लग जाता है, तो उसे हम डायरी लेखन कहते हैं। देखो डायरी का अर्थ क्या होता है, डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, यानी प्रभावी ढंग से लेखन। डायरी का अर्थ होता है प्रभावी ढंग से लेखन। डायरी अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में देखो डायरी को क्या कहते हैं, दैनंदिनी भी कहते हैं, दैनिकी भी कहते हैं, रोजनामचा भी इसे कहा जाता है। देखो व्यक्ति जब प्रत्येक दिन के अनुभवों को अपने शब्दों में पिरोने का कार्य डायरी में करता है, तो वह डायरी लेखन कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रतिदिन के अनुभवों को जब कोई व्यक्ति अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, डायरी लेखन कहलाता है। यह एक नवीनतम विधा है, साहित्य की ये एकदम से नवीन विधा है। डायरी आत्मकथात्मक भावप्रवण गद्य विधा होती है, यानी इसमें आत्मकथा का पुट मिला हुआ होता है, स्वयं की कथा ज्यादा डायरी में लिखी जाती है, इसलिए इसे आत्मकथात्मक माना जाता है। इसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है, व्यक्ति के स्वयं के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है, इसलिए इसमें वैयक्तिकता की प्रधानता मानी जाती है। डायरी में आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी में लेखक तात्कालिक संवेदनात्मक भावों को अभिव्यक्त करता है, यानी उसको जिस प्रकार की संवेदनाओं का या भावों का अनुभव होता है वो उसमें अभिव्यक्त डायरी में करता है। डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करते हुए आगे बढ़ता है। देखो डायरी का ये सबसे बड़ा लाभ भी है कि जब हम डायरी लिखना शुरू कर देते हैं और पीछे की घटनाओं को हम पढ़ते हैं कभी फुर्सत के समय में, तो हमें पता चलता है कि हमने कहाँ गलतियां की और हम उनकी समीक्षा करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायरी में समय व स्थान भी लिखा जाता है। डायरी जब कोई लिखी जाती है तो उसमें जो समय, जिस समय में ये डायरी लिखी गई और कौन से स्थान पर लिखी गई वो भी लिखा जाता है। डायरी में समस्त लेखन विधियों का स्पर्श होता है, यानी कोई विशेष इसकी लेखन शैली नहीं होती है, किसी भी प्रकार की लेखन शैली इसमें प्रयुक्त हो सकती है। देखो विश्व की अगर प्रसिद्ध डायरी की बात की जाए कि आज तक की जितनी भी डायरियां लिखी गई उनमें सबसे प्रसिद्ध डायरी कौन सी है, 13 वर्ष की एक लड़की थी, एन फ्रैंक उसका नाम है, एन फ्रैंक, उसने लिखी। 13 वर्ष की लड़की एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी। डायरी का नाम था द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल ये आज तक की सबसे प्रसिद्ध, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध डायरी है। हिंदी की अगर प्रथम डायरी की बात की जाए कि हिंदी में सबसे पहले डायरी कौन सी लिखी गई, तो उसका नाम है सेवाग्राम की डायरी, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो देखो ये है डायरी लेखन। ये डायरी लेखन की विशेषताएं भी हैं ये। और डायरी लेखन क्या होता है, यानी कहने का मतलब जब व्यक्ति प्रतिदिन के अनुभवों को डायरी में लिखना शुरू कर देता है तो वो डायरी लेखन कहलाता है। अब हम बात करते हैं डायरी के प्रकारों की कि डायरी कितने प्रकार की होती है, डायरी का वर्गीकरण कितना होता है। देखो डायरी प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। देखो व्यक्तिगत जो डायरी होती है उसमें निजी जीवन का वर्णन होता है और ये गोपनीय होती है, हर कोई इसे पढ़ नहीं सकता है, ये व्यक्तिगत होती है, निजी जीवन पर आधारित होती है। दूसरे नंबर की है वास्तविक डायरी। वास्तविक डायरी कौन सी होती है, जो यथार्थ और वास्तविकता के निकट होती है, यानी वास्तविक और यथार्थ का उसमें वर्णन किया जाता है, कल्पना का उसमें सहारा नहीं लिया जाता है।
तीसरे प्रकार की डायरी है काल्पनिक डायरी। इसमें कल्पना का सहारा लिया जाता है, कल्पना का इसमें समावेश होता है। चौथी जो डायरी है, चौथे प्रकार की, वो है साहित्यिक डायरी। ये पाठक के लिए होती है। इसमें साहित्यिक भाषा एवं साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए डायरी लिखी जाती है और पाठक को इसका आनंद मिलता है। देखो अब हम बात करते हैं कि डायरी क्यों लिखी जाती है, डायरी लेखन का उद्देश्य क्या है या डायरी का महत्व क्या है, इन बातों का हम अध्ययन करेंगे। डायरी का उद्देश्य, डायरी क्यों लिखी जाती है, डायरी का क्या महत्व है, इन सभी बातों का आपको इसमें उत्तर मिलेगा। कितना परिवर्तन हुआ, डायरी के माध्यम से हमें पता चलता है, डायरी अगर हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हम जो पुरानी जो घटनाएं हैं, पुराने जीवन से संबंधित अपनी जो बातें हैं, उनका अध्ययन हम डायरी के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन हुआ है। फिर कितना संघर्ष किया, हमें यह भी पता चलता है डायरी के माध्यम से कि हमने अपने अतीत में कितना संघर्ष हमने किया था, क्या गलतियां की। डायरी के माध्यम से यह भी पता चलता है कि हमने अपने पुराने समय में, अतीत में हमने क्या गलतियां की, उन्हें हम सुधार भी सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में भी सुधार कर सकते हैं। क्या खोया क्या पाया, डायरी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमने आज तक के जीवन में क्या तो खोया है और क्या हमने पाया है। अंतर्मन की बात लिखी जा सकती है, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, उनको हम डायरी में लिख सकते हैं। विस्मृति से बचाव, यानी हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम कोई बात है वो भूल जाते हैं, अगर हम डायरी लिखते हैं तो हम भूली हुई बात को फिर से याद कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है डायरी लेखन का, यानी डायरी लिखेंगे तो हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। ये डायरी लेखन का महत्व है और इन्हीं कारणों से डायरी लिखी जाती है। अब बात है हिंदी में प्रमुख डायरी लेखक कौन कौन हुए हैं। देखो हिंदी में अजीत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नरेश मेहता और बैकुंठ नाथ मेहरोत्रा, ये प्रमुख डायरी लेखक हिंदी में अभी हुए हैं। तो हमने डायरी के बारे में अध्ययन किया कि डायरी क्या होती है, डायरी की विशेषताएं क्या होती हैं, डायरी कितने प्रकार की होती है और डायरी क्यों लिखी जाती है, प्रमुख डायरी लेखक कौन कौन हुए हैं। अब हम बात करते हैं संदर्भ ग्रंथ की। देखो ये अपने अध्याय का अंतिम बिंदु है। संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, मैं आपको पहले बताऊं। जैसे कोई सूचना है, कोई समाचार है या कोई घटना है, उसकी प्रामाणिकता के लिए हम कोई प्राचीन ग्रंथ का अगर कोई सहारा लेते हैं और उससे वो खबर है वो पुष्ट होती है, प्रमाणित होती है कि पता चलता है कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है, उस ग्रंथ को हम क्या कहेंगे, संदर्भ ग्रंथ कहेंगे। देखो जो ग्रंथ वर्तमान की घटनाओं एवं सूचनाओं के महत्व, उपयोगिता, वास्तविकता और तथ्यात्मकता की पुष्टि के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उन्हें संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। ध्यान रखना कि जो ग्रंथ वर्तमान की घटनाओं की वास्तविकता की पुष्टि के लिए आवश्यक जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं, ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं, संदर्भ ग्रंथ। जैसे कोई समाचार है कि आज के सर्दी ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा, तो हम पिछले 20 वर्षों का जो रिकॉर्ड है उसका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में आज की सर्दी है वो सबसे ज्यादा तेज है। तो वो प्राचीन जो हमें सामग्री मिलती है मौसम से संबंधित, वो सामग्री क्या कहलाएगी, संदर्भ ग्रंथ कहलाएगी। फिर देखो इसमें क्या होता है, सूचनाओं के प्रमाणीकरण के लिए पुराने संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। किसी समाचार को या किसी सूचना को हम प्रमाणित करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं, पुराने संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से कर सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में संदर्भ सामग्री अत्यंत उपयोगी है। पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी के साथ, यानी ये पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी तो देता ही है, संदर्भ ग्रंथ है वो हमें पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी तो देता ही है, साथ में वर्तमान में घटित घटनाओं की तुलना संदर्भ सामग्री के द्वारा की जा सकती है। यानी प्राचीन काल में घटी घटनाओं की तुलना हम वर्तमान काल में घट रही घटनाओं के साथ
कर सकते हैं। किसके माध्यम से? संदर्भ ग्रंथ के माध्यम से। संदर्भ ग्रंथ के माध्यम से वातावरण एवं परिस्थितियों में आए बदलाव को आसानी से समझा जा सकता है। यानी अपने वातावरण में या अपनी परिस्थितियों में कितना बदलाव आया है, हमारे देश की परिस्थितियों में, हमारे देश के वातावरण में किस प्रकार का बदलाव आया है, वो हम संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। कहने का मतलब संदर्भ ग्रंथ बहुत ही उपयोगी होता है और उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार हमने इन 3 वीडियो के माध्यम से ये अध्याय कंप्लीट किया है। कौन सा अध्याय? जिसमें रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, वार्ता, डायरी एवं संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन हम इस अध्याय में किया है और 5 अध्याय हमारे संवाद सेतु में हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। 2020-21 के पाठ्यक्रम में, संशोधित पाठ्यक्रम में उनका अध्ययन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब पहले हमने पिछले वीडियो में जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे उनमें भाषा, लिपि, व्याकरण, अलंकार, पत्र लेखन उनका अध्ययन किया, पत्रकारिता का अध्ययन किया, समाचार लेखन का अध्ययन किया, विविध प्रकार के लेखन का अध्ययन किया। यानी हमने व्याकरण और संवाद सेतु का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सहपाठियों के साथ भी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अगर आप नए वीडियो देख रहे हो तो पुराने वीडियो भी आप जरूर देखें ताकि आपको व्याकरण और संवाद सेतु का समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके।